12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 15 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित लेखक यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। अगले भाग में पाठ से संबंधित जानकारी लेंगे और पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इस भाग में लेखक का जीवन परिचय समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ से संबंधित जो लेखक हैं उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु जी, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक और साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1921 में हुआ और निधन 1977 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो है वो बिहार में हुआ। बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना नामक गांव में हुआ था। उन्होंने 1942 में जो भारत छोड़ो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। वे राजनीति में प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे, यानी कि जो देश को आगे बढ़ाने में जो भी सोच विचारधारा आगे ले जाती थी उस प्रत्येक कार्य में फणीश्वर नाथ रेणु जी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी भागीदारी हुआ करती थी। 1953 ईस्वी में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में आए, यानी उन्होंने साहित्य का निर्माण करना शुरू किया। उन्होंने सृजनात्मकता में अपनी रुचि दिखानी शुरू की और उन्होंने साहित्य लेखन शुरू किया। कब? 1953 में। साहित्य मतलब कि आप किसी भी भाषा से संबंधित कोई भी लेख लिखना जब शुरू करते हैं तो वो साहित्य का एक भाग बन जाता है और उसको आगे बढ़ाने में उसको मददगार साबित होता है। तो इसी क्षेत्र में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने अपने आप को 1953 में साहित्य सृजन में जोड़ा और उन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध आदि विविध यानी बहुत सारे तरीके के जो साहित्यिक विधाएं हैं उसमें उन्होंने लिखकर साहित्य के सृजन में उस क्षेत्र में आए और उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। रेणु जी हिंदी के आंचलिक कथाकार हैं। आंचलिक मतलब जैसे कि उनका लेखन जो है एक विशेष तौर पर इस तरीके से जाना जाता है कि वो किसी अंचल विशेष को लेकर ही कहानी लिखते हैं। जैसे कि उस क्षेत्र की, उस जगह का जिसके बारे में विशेष रूप से कोई भी नहीं जानता, उस क्षेत्र विशेष के किसी गांव में एक छोटे सी जगह का वर्णन प्रस्तुत करते हैं और उस विषय में समाज से संबंधित या फिर ऐसी कोई भी बात जो बताने लायक और साहित्यिक सृजन में एक बहुत बड़ा योगदान देने लायक होती है, वो अपने आंचलिक कथाकार के रूप में रेणु जी ने हिंदी साहित्य को एक बहुत बड़ा योगदान अपने लेखन से दिया है। अंचल मतलब यानी एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र के विषय में जानकारी देना। उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाकर, यानी उनका ज़्यादातर लेखन जो है वो किसी अंचल विशेष पर, किसी छोटे से क्षेत्र पर आधारित उनकी वो रचनाएं हुआ करती थी, जिसके विशेष में प्रत्येक व्यक्ति को जानना जरूरी था उनके अनुसार, जिस पर कोई भी आसानी से अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता था। आंचलिक शब्दावली यानी जिस क्षेत्र विशेष के विषय में वो लिखते हैं उस जगह की, उस अंचल विशेष की जो शब्दावली है, यानी लोगों की जो बोलचाल की भाषाएं हैं, मुहावरे हैं, यानी उनकी लोक भाषा उस वहाँ पर जैसी भी प्रचलित थी, वो सारी शब्द जो हैं, वो बातें, वो मुहावरे, कहने के तरीके उनको अपने लेखन में प्रस्तुत करते थे, जिससे लोग उसको पढ़ते हुए उस अंचल विशेष से अपने आप को जोड़ पाते थे। इसलिए एक आंचलिक कथाकार के रूप में सबसे पहला नाम जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का लिया जाता है और इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो उस अंचल विशेष को जितने बेहतरीन तरीके से अपने लेखन में सामने ला सकते हैं उसके लिए वो सारे प्रयास करते थे और उस तरीके के उस क्षेत्र विशेष में लोगों का जो रहन सहन है, जो बोलचाल है, जो उनकी लोक भाषा है या फिर जो भी बोलने का तरीका है या फिर जो उनके कार्यकलाप हैं या फिर जो भी उनके अंचल विशेष को प्रकट करता है, वो सब उनको अपने लेखन में लाने की कोशिश करते, जिससे जो पाठकगण है वो अपने आप को उस जगह से जोड़ पाए और उन चीज़ों को समझ पाए। तो ऐसे ही बताया गया कि उन्होंने अंचल विशेष को अपनी रचनाओं का आधार बनाया, फिर वहाँ की आंचलिक शब्दावली और मुहावरों का सहारा लेते हुए वहाँ के जीवन और वातावरण का चित्रण करते हैं। अपनी गहरी मानवीय संवेदना या लोगों के जो संवेदनाएं हैं, जो उनके इमोशंस हैं, उनको अपने आप से जोड़ते हुए अपने लेखन में भी उसको प्रकट करते हैं। अपनी गहरी
मानवीय संवेदना के कारण वे अभावग्रस्त जनता की बेबसी, अभावग्रस्त जनता यानी कि जो गरीब है, जिनके पास वो चीज़ें भी मौजूद नहीं है जो कि एक जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उससे भी उनको वो अछूते हैं, उनके पास वो भी बहुत ही मुश्किल से पहुंच रहा है। तो वे उन अभावग्रस्त जनता की बेबसी को और पीड़ा को स्वयं भोगते से महसूस होते हैं। इस संवेदनशीलता के साथ उनका ये विश्वास भी जुड़ा है कि आज के त्रस्त यानी परेशान मनुष्य के भीतर अपनी जीवन दशा को बदल देने की अकूत ताकत छिपी हुई है। उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं, यानी यहाँ पर जो भी नाम ये लिखे हुए हैं सब कहानी संग्रह हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। मैला आंचल और परती परी कथा उनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। मैला आंचल और परती परी कथा जो है उनके बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं, और बाकी जो है ये सारे इनके कहानी संग्रह हैं। और तीसरी कसम जो है वो उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है। फणीश्वर नाथ रेणु स्वतंत्र भारत के, यानी जो भारत आज़ाद होने के बाद के लेखकों की बात हो रही है, उनमें से फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं वो सबसे प्रसिद्ध कथाकारों में से एक हैं। रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेमचंद्र की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। यानी प्रेमचंद जैसे समाज के यथार्थ को पेश करने के लिए जिस तरीके से जाने जाते हैं, उसी तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं अपने लेखन से किसी अंचल विशेष की जानकारी देते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रेणु ने अपनी रचनाओं से प्रेमचंद्र की विरासत को नई पहचान और भंगिमा प्रदान की। इनकी कला जो है, यानी जो लिखने की जो कला है, इनका जो कौशल है, सजग आंखें, गहरी मानवीय संवेदना और बदलते सामाजिक यथार्थ की पकड़ अपनी अलग पहचान रखते हैं। रेणु ने मैला आंचल, परती परी कथा जैसे उपन्यासों में अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों के साथ अपने शिल्प मतलब अपने जो लेखन कौशल है, टैलेंट है, उस शिल्प को और आस्वाद में भिन्न हिंदी कथा नई परंपरा को जन्म दिया। आधुनिकतावादी फैशन से दूर ग्रामीण समाज रेणु की कलम से इतना रस सिक्त, प्राणवान और नया आयाम ग्रहण कर सका है कि नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई है। यानी अपने लेखन में नगरों के और शहरों के चकाचौंध को लाने की बजाय उन्होंने एक अंचल विशेष के कथाओं को अपने लेखन में लाया, और वहाँ के जो लोग हैं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी संवेदनाओं को, उनकी पीड़ा को अपने लेखन में उन्होंने सामने लाने का प्रयास किया, और उसको बहुत ही जीवंत रूप में, और उसको पढ़कर एक पाठक जो है उसमें खो जाए, ऐसा अपने कौशल का प्रयोग करते हुए अपने लेखन से हिंदी साहित्य को मजबूत बनाया। नगर एवं ग्राम के विवादों से अलग उसे नई सांस्कृतिक गरिमा प्राप्त हुई। रेणु की कहानियों में आंचलिक शब्दों के प्रयोग से लोक जीवन के मार्मिक स्थलों की पहचान हुई है। जैसा कि अगर किसी स्थान विशेष की जानकारी दी जाए, तो अगर आप वहाँ से संबंधित क्रियाकलापों को, बोलचाल की भाषाओं को पूरी तरीके से ना लाकर, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को भी सामने लाए और उसको अपने लेखन में प्रस्तुत करें, तो लोग, जो पाठकगण हैं, उसको अपने आप से बहुत हद तक जोड़ लेने की कोशिश करने की बजाय आसानी से जोड़ लेते हैं अपने आप को। और वही फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा किया भी गया कि उन्होंने जिस अंचल विशेष की जानकारी अपने लेखन से, अपने साहित्य में दिया, वहाँ के लोक जीवन के संवेदनाओं को प्रकट करने के साथ साथ वहाँ के आंचलिक शब्दों को भी अपने लेखन में डाला, जिससे कि पढ़ते हुए जो है उस अंचल विशेष से पाठक जो है अपने आप को आसानी से जोड़ लेता है और उसको अपने आप से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है। उनकी भाषा जो है वो संवेदनशील है, यानी अपनी भाषा और अपने लेखन कौशल से आपको ऐसा लगेगा कि वो लोगों की पीड़ा को समझते हैं और ऐसी पीड़ा को वो खुद महसूस कर रहे हैं, और आप जब पाठक गण उसे पढ़ते तो ऐसा लगता है लेखक ही उस दर्द को महसूस कर रहा है। यानी उनकी भाषा जो है संवेदनशील है, संप्रेषणीय है। यानी जैसे आप कि दो लोग बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे से अपनी विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं और एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, तो संप्रेषणीय भाव वो वार्तालाप होता है, उसको संप्रेषण करना कहते हैं। तो जो लेख है रेणु जी का वो संप्रेषणीय होता है, यानी वो जो लिख रहे हैं पाठकगण उसको अपने आप से जोड़ने में समर्थ होते हैं, एवं भाव प्रधान है, भावों को बड़ी आसानी से उसमें समझा जा सकता है।
मर्मांतक पीड़ा और भावनाओं के द्वंद्व को उभारने में लेखक की भाषा अंतर्मन को छू लेती है। अब यहाँ जो पाठ प्रस्तुत किया गया है फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा, उस पाठ से संबंधित थोड़ी सी जानकारी और एक संक्षेप में एक जानकारी दी गई है कि ये पाठ किस विषय में हमें जानकारी देता है। और पाठ का नाम है संवदिया। संवदिया मतलब जो हमारे संदेशों को के आदान प्रदान का काम करता है, यानी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह लाने का भी काम करता है, तो उसे संवदिया कहते हैं। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन एवं विलक्षण पहचान प्रस्तुत हुई है, यानी इंसानी जो मन है और उसमें मौजूद जो भाव हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनको प्रकट करने में ये कहानी बेहतरीन काम करती है। असहाय और सहनशील। असहाय मतलब जिसके पास कोई सहायता ना हो, सहनशील यानी जिसके पास सहने की अपार क्षमता हो। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की, उसके दुख और करुणा की, पीड़ा तथा यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसे आत्मा के शिल्पी द्वारा ही संभव है। आत्मा के शिल्पी मतलब जो किसी की आत्मा को अपनी कौशल से प्रकट करने में सक्षम हो, यानी आप किसी की भावनाओं को समझ रहे हैं और उस भावनाओं को लिखकर इस तरीके से पेश कर दे कि उसकी आत्मा आपके सामने पेश हो जाए और आप उसको समझ जाएं बेहतरीन तरीके से। इसी के लिए रेणु जी को आत्मा के शिल्पी के रूप में यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। यानी जो ये कहानी है, इस कहानी के अंतर्गत संवदिया के माध्यम से एक नारी के मन की जो भावनाएं हैं, पीड़ा है, और वो हर एक बात जो नारी महसूस करती है, लेकिन जो हमारा समाज है, भारतीय समाज, जो नारी को समझने में बहुत ही गलत फहमियाँ पाल कर रखता है या फिर बहुत देरी कर देता है, उन्हीं भावनाओं को पढ़कर समझकर और नारी की आत्मा को प्रकट करने की जो क्षमता रेणु जी में दिखती है, वो उस कहानी के माध्यम से दिखती है। इसी के लिए आत्मा के शिल्पी कहा गया। आत्मा के शिल्प मतलब शिल्पकार किसे कहते हैं? जो अपने टैलेंट से किसी भी नई चीज़ की रचना कर दे। तो आत्मा मतलब यानी हमारा मन जो हम महसूस करता है, जिसे कई बार बताने पर भी कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन कई लोग इतने ज़्यादा गूढ़ गहरे होते हैं या उनकी पहुंच और पकड़ इतनी तेज होती है कि वो बिना कुछ जाने समझे सिर्फ देख कर ही सब कुछ समझ लेते हैं। वैसे ही रेणु जी जो हैं वो यहाँ पर नारी के मन की व्यथा को प्रकट करते हुए आत्मा के शिल्पकार कहलाते हैं। हरगोविंद संवदिया की तरह अपने अंचल के दुखी, विपन्न, बेसहारा, बड़ी बहुरिया जैसे पात्रों का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को, उसके भीतर के हाहाकार को संवदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। यानी यहाँ पर बड़ी बहुरिया के विषय में इस कहानी के अंतर्गत जो भी चर्चा हुई है, जो कि अपने मन की वेदना को और पीड़ा को प्रकट नहीं कर पा रही है, वो संवदिया किस तरीके से समझ कर उसको प्रकट करने में समर्थ है, सक्षम है और उसको दिखाया गया है, वो बेहतरीन तरीके से ये कहानी जो है वो सामने लाती है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवदिया, यानी ये कहानी पढ़ते हुए जिस अंचल विशेष की जानकारी देते हुए और वहाँ की कहानी दिखाई गई है, वहाँ से संबंधित जो लोक भाषा के कुछ प्रचलित शब्द हैं और मुहावरे हैं, उनको भी साथ में पाठ में लिखा गया है, डाला गया है, जिससे पाठक जो हैं अपने आप को उस अंचल विशेष से अपने आप को जोड़ने में समर्थ पाते हैं। तो संवदिया कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है, यानी जिस तरीके से पहाड़ी झरना होता है, बहुत ही आसानी से और सरलता से झरझर बहता चला आता है बिना किसी रुकावट के, वैसे ही संवदिया कहानी भी है जो जिस अंचल विशेष के कहानी को प्रस्तुत करता है, उसकी लोक भाषा और मुहावरों के साथ उस पहाड़ी झरने की तरह लगातार बहते हुए बिना रुकावट के कहानी को और नारी के मन की संवेदनाओं को प्रस्तुत करता चला जाता है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वाले के रोम रोम में झंकृत होने लगता है। तो इस तरीके से ये लेखन शैली है जो पाठ से ले गए कुछ पंक्तियाँ जो भावार्थ लिखने के लिए दिए जाते हैं, उनमें
उनमें विशेषताओं के रूप में लिखने के लिए भी बहुत काम आ सकती हैं। इसलिए ये पाठ से संबंधित जो छोटी सी जानकारी दी जाती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ कि इस भाग में हमने जो लेखक का जो जीवन परिचय पढ़ा है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और पाठ से संबंधित ये एक संक्षेप में जो जानकारी, संक्षिप्त जानकारी दी गई है वो भी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगले भाग में हम पाठ को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 12वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 15 संवदिया आप सबके सामने पेश है, जहाँ इस पाठ को हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। पिछले भाग में इस पाठ से संबंधित लेखक यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय हमने पढ़ा और पाठ से संबंधित एक संक्षिप्त जानकारी भी समझी हमने। और इस पाठ को अब शुरू करते हैं और पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पाठ का नाम है संवदिया। संवदिया मतलब ये बना है संवाद से, और संवाद यानी जो दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। और संवदिया उसे कहते हैं जो दो लोगों के दूर बसे दो लोगों के बीच की जो बातचीत है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसे कहते हैं संवदिया, जिसे संदेश वाहक भी बोलते हैं। जैसा कि चिट्ठी ले जाने का काम करना या फिर सीधे संवादों को सुनकर दूसरी जगह ले जाना, जिसे ये संवाद सुनाना हो, उनको संवदिया कहा जाता था। हरगोविंद को अचरज हुआ। हरगोविंद जो कि संवदिया है इस कहानी में, हरगोविंद को अचरज हुआ यानी हैरानी हुई। तो आज भी किसी को संवदिया की जरूरत पड़ सकती है, यानी वो हैरान होते हैं, क्योंकि बहुत पहले संवदिया का काम किया करते थे, लेकिन अब ज़माना जो है बदल गया है। अब संवाद देने लेने का काम, भेजने का काम जो है बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। लेकिन आज बड़ी बहुरिया के बुलाने पर उनको ये इस बात की हैरानी होती है कि आज के ज़माने में भी संवदिया की ज़रूरत लोगों को पड़ती है। इस जमाने में जबकि गांव में डाक घर खुल गए हैं, संवदिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? मार्फत यानी जरिए, यानी संवदिया के जरिए कोई संवाद को क्यों भेजेगा अब, जब गांव में डाकघर खुल गए हैं। पहले ये सुविधा नहीं हुआ करती थी, तब संवदिया जो है संवाद ले जाया करते थे और इस तरीके से संवदिया की जरूरत पड़ा करती थी। आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है, यानी दूर दूर तक खबर को भेज सकता है और वहाँ का कुशल संवाद भी मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। टूटी ड्योढ़ी मतलब जो मेन गेट होता है वहाँ से उसको ड्योढ़ी बोला जाता है। जो ज़मीन से जुड़ा, फर्श से जुड़ा होता है उसे ड्योढ़ी बोला जाता है। तो हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार करके अंदर जाता है। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघ कर संवाद का अंदाज लगा लिया। जैसा कि वो बहुत ही पुराना संवदिया था और वो उस संवदिया का बहुत ही पुराना काम था, तो क्योंकि वो माहौल को पहचान के भी अंदाज़ा लगा लिया करता था, अनुभवी होने के कारण वो माहौल को देखकर अंदाज़ा लगा लिया करता था कि किस प्रकार का संवाद उसे ले जाना है। ऐसे ही बड़ी हवेली में जब वो जाते हैं तो उस बात का उनको अंदाज़ा हो जाता है, सूंघ कर, यानी कि अनुभव के आधार पर अंदाज़ा लगाना। उन्हें अंदाज़ा लग जाता है कि किस प्रकार का संदेश उन्हें ले जाने का काम दिया जाएगा। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है, यानी बहुत ही गुप्त, यानी जो कि और कोई नहीं जानता, चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परेवा पंछी तक ना जाने। पाँव लागी बड़ी बहुरिया। पाँव लागी मतलब प्रणाम करना, पैर छूकर, उसको ग्रामीण इलाकों में पाँव लागी बोलते हैं। पाँव लागी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद को पीढ़ी दी। पीढ़ी मतलब लकड़ी की बनी हुई छोटी सी बैठने का जो एक साधन होता है उसे पीढ़ी बोला जाता है। तो बड़ी हवेली में जब संवदिया जाते हैं तो बड़ी बहुरिया उनको बैठने के लिए पीढ़ी देती हैं और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहती हैं। बड़ी हवेली अब नाम मात्र को ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियों और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही हैं। सूपा जिसमें अनाज को साफ किया जाता था, फटक कर, उसे सूपा बोला जाता है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की 9 परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली।
हरगोविंद बताते हैं कि इस बड़ी हवेली में काम करने वाले जो नौकर चाकर भी होते थे, वहाँ की इस बड़ी हवेली की कमाई से ही वो अपना जीवन बिता लिया करते थे। इतनी कमाई इस हवेली से होती थी। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बड़ी बहुरिया के दिन भी किस तरीके से बेकार हो गए हैं वो अब देखे नहीं जाते, जो कि आगे पाठ में कहानी के जरिए बताएंगे। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो 1 घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। यहाँ तक की जानकारी में अब कहानी के जरिए पता लगता है कि इस हवेली के जो सबसे बड़े भैया थे वो अचानक ही बीमार होने की वजह से उनका देहांत हो जाता है और बड़ी बहुरिया जो है अब इस हवेली में अकेली रह जाती हैं, क्योंकि बाकी के जो भाई हैं वो यहाँ के माहौल से डरकर शहर भाग जाते हैं कमाने खाने के लिए। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर खींच छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। बंटवारे की लीला हुई थी मतलब कि बड़े भाई के जाने के बाद जो छोटे भाई थे उन्होंने एक एक चीज़ का बंटवारा कर लिया। यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया के शरीर पर जो गहने थे वो भी छीन कर उन्हें बांट लिया गया। हरगोविंद ने देखी है अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाइयों ने। बेचारी बड़ी बहुरिया। गांव की मोदियाइन बूढ़ी ना जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियाइन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम लेकर ही उठूंगी। यहाँ पर इस संवाद से ये पता चलता है कि गांव में मोदियाइन बूढ़ी औरत है जो कि रोज़ाना की ज़रूरत के सामान बेचती हैं और बड़ी बहुरिया के दिन इतने ख़राब हैं कि उधार लेकर उनसे वो सामान लेकर अपने जीवन को चलाना पड़ रहा है। और उसी उधार के पैसे का ना मिलने पर वो अपना गुस्सा उनको दिखाती हैं और इसी के लिए जो बड़ी बहुरियाँ हैं वह संवदिया के आने पर उन्हें कुछ देर चुपचाप बैठने को कहती हैं, क्योंकि वो उनके सामने उस गुप्त संवाद को नहीं बताना चाहती जो उनको दूसरी जगह पहुँचाने का काम करना है। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया और इस तरीके से अपने आप को बेबस पाता हुआ कि वो उधार भी नहीं चुका सकती, इसलिए वो बूढ़ी मोदियाइन की जो उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं उनकी बात को सुनती रहती हैं। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक ये मोदियाइन आंगन से नहीं टलती बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेंगी। वह अब चुप नहीं रह सका। मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का यह काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है। यानी अब हरगोविंद से देखा नहीं गया, क्योंकि उन्होंने बड़ी बहुरिया के अच्छे दिन भी देखे थे और इस तरीके से अब उनको इस तरीके से किसी भी औरत का बड़ी बहुरिया पर उनको चिल्लाना और उधार के लिए उनको इतनी खरी खोटी सुनाना उनसे सहा नहीं गया और उनसे वो ये बोल देते हैं कि तुमने ये जो तरीके अपना रखे हैं अपने उधार को वसूलने के, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी सीधे सीधे तौर पर वो ये ना ही कह पा रहे हैं कि बड़ी बहुरिया से उनका बात करने का ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर कह देते हैं कि ये उधार वसूलने का तुम्हारा तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन तमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे, मुँह झौंसे, निमोछिए। यानी ये उस अंचल विशेष के शब्दावली है जो वहाँ के लोग ज़्यादातर गुस्सा होने पर अपने भावों को प्रकट करने के लिए बोलते हैं। क्या करूँ काकी, भगवान ने मूछ दाढ़ी दी नहीं, न काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी। फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूँगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकाल कर दिखलाई, अर्थात खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियाइन के औसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़ा देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुल्म से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का स्वांग किया था। तुम हमारा मुलुक जाएगा मोदियाइन, काबुली बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा।
मोदियाइन बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। यानी वो इतना ज़्यादा पीड़ित थी, अपने मन में जो घाव लिए बैठी हुई थी, वो मुंह से निकाल पाने की वजह से, या फिर समीप ऐसा कोई ना हो पाए, ना होने की वजह से कि वो अपने दिल का हाल कह सके, वो सिसकने लगी। और संवाद सुनने के लिए खड़े संवदिया जो हैं, इस भाव को देखकर ही समझ जाते हैं कि बड़ी बहुरिया कितनी पीड़ित हैं और कितनी दुखी हैं। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया जो है सिसकने लगती हैं, यानी रोने लगती हैं। खुलकर ना रोना सिसकना है। हरगोविंद की आंखें भी भर आती हैं। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा था हरगोविंद ने। वे बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए, यानी मजबूत बनिए। हरगोविंद जो है बड़ी बहुरिया को मजबूत बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो छलछला उठती हैं उनकी आंखें और वो रो पड़ती हैं और कमज़ोर सी पड़ती हुई दिखाई देती हैं। इस पर बड़ी बहुरिया कहती हैं, और कितना कड़ा करूं दिल, यानी और कितनी मजबूती दिखाऊं, और किस तरीके से और कितना जीवन मैं इस तरीके से अपना जीवन जो है इस तरीके से बिताती रहूं, और कितना कड़ा कर लूं मैं अपना दिल। माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। यानी यहाँ पर बड़ी बहुरिया अपने दिल का हाल बताती, अपनी पीड़ा बताती हैं कि किस तरीके से बड़ी हवेली की रखवाली करते करते उनका जीवन जो है नरक के समान हो गया है। अब वो अपने मायके जाना चाहती हैं, जहाँ वो अपनों के साथ रह सकें, और वो ये कहती हैं कि किसी भी तरीके की पीड़ा जो है वो अपने मायके वालों को भी नहीं देंगी, अपने भाई और भाभीियों की नौकरानी बनकर रहेंगी और बच्चों का जूठन खाकर भी रह लेंगी, लेकिन अब वो बड़ी हवेली में नहीं रह सकती। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। यानी वो अपने संवाद में ये भी बोलती हैं कि माँ को ये कहना कि अगर वो मुझे नहीं लेने आएंगी तो एक न एक दिन वो अपनी हत्या कर लेंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ, किस लिए और किसके लिए जीऊँ। यानी कि अकेली उस बड़ी हवेली की रखवाली करते करते वो उनका जीवन उन्हें नीरस सा महसूस होने लगता है। उनके आगे पीछे अब कोई भी नहीं है जो उनके परिवार से संबंधित थे ससुराल में, वो सब शहर जाके जा बसे हुए हैं और उनके आगे पीछे अब कोई नहीं है, तो वो अपना जीवन इस तरीके से कब तक जिए। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगता है। यानी कि बड़ी बहुरिया की पीड़ा को देखकर हरगोविंद जो है संवदिया, वो भी पीड़ित होते हैं और वो भी परेशान से होने लगते हैं। देवर देवरानियां भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अगहनी दान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे, 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे, फिर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस हैं सब। यानी संवदिया बताते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि जो उनके देवर और देवरानियां हैं वो अपने छुट्टियों के समय पर बड़ी हवेली में आते हैं और बड़ी बहू का ख्याल ना करते हुए बल्कि अपने फ़ायदे को देखते हुए वहाँ आते हैं और लूट खाकर चले जाते हैं। जो उन्हें मिलता है उसे बांध कर ले जाते हैं और उधारी इतनी बढ़ा जाते हैं कि सारा का सारा बोझ जो है बड़ी बहू पर आ जाता है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकती मैं तुम्हारे लिए, आने का खर्च माँ से मांग लेना। यानी संवदिया को संवाद लेकर जब भेजा जाता था तो उनकी राह का जो रास्ते का खर्चा होता था संवाद भेजने वाला ही देता था, आने और जाने का। लेकिन बड़ी बहुरिया इतनी गरीब थी, इतनी बेबस थी कि उनके पास अब इतने रुपए भी नहीं थे कि संवदिया को आने और जाने दोनों का पैसा दे सकती। इसीलिए वो संवदिया को बोलती हैं कि तुम्हारे पूरे राह का खर्चा भी नहीं दे पा रही हूँ, इसी के लिए आते वक्त माँ से खर्चा ले लेना आने का। भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे, उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। बड़ी बहुरिया संवदिया से कहती हैं कि मुझे आशा है कि जब तुम मेरे संवाद को माँ से कहोगे तो भैया जो हैं तुम्हारे साथ ही आएंगे मुझे ले जाने के लिए। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की ज़रूरत नहीं, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। हरगोविंद जो है दिल से बड़ी बहुरिया का
दुख और पीड़ा सुनकर इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो उनसे राह खर्च लेने में भी हिचकिचाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं स्वयं इंतज़ाम कर लूँगा। तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? बड़ी बहुरिया बोलती हैं कि तुम कहाँ से इंतज़ाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। संवदिया बोलते हैं कि वो आज ही निकल लेंगे। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भावशून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवदिया अर्थात संदेशवाहक। जैसे ही संवदिया उनके संवाद को लेकर यानी बड़ी बहुरिया के संवाद को लेकर निकलते हैं, बड़ी बहुरिया कहती हैं कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, यानी वो बेचैनी से उनकी राह देख रही हैं कि जल्दी से ही उनके मायके से कोई आए और उनको इस नरकीय जीवन से निकाल ले जाए। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचने का काम सभी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे संवदिया कौन होता है और हरगोविंद संवदिया कौन है और किस तरीके का व्यवहार है, चरित्र है उनका, इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। हरगोविंद संवदिया संवाद पहुँचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं है। लेखक के कहने का अर्थ ये है कि किसी के संवाद को सुनकर उसको सिर्फ एक कहानी की तरह सुना देना ही संवाद कहना नहीं होता। जिस भाव के साथ उस बात को बोलने के लिए कहा जाता है, उस भाव को और उसी सुर को और स्वर को ध्यान में रखते हुए ही प्रत्येक संवाद को सुनाना पड़ता है। जैसे कि बड़ी बहुरिया ने सिसकते हुए और दुख से और पीड़ित होकर अपने संवाद कहने को कहे थे, वैसे ही दुख के साथ उस संवाद को सुनाना भी जरूरी है, जिससे कि संवाद को सुनने वाला उस पीड़ा को समझ सके। इसीलिए लेखक बताते कि संवदिया बनना भी इतना आसान नहीं है। जो संवाद भेजा जाता है उसको उसी सुर और स्वर में बोलना इतना भी आसान काम नहीं है। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। न आगे नाथ, न पीछे पगहा। ये वहाँ की लोक प्रचलित जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उनमें से एक है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुँचाए उसको और क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाते हैं। ऐसे मर्द को भी कोई भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में ऐसा कौन है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गांव वाले हरगोविंद संवदिया के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ बताया गया है, क्योंकि वो दिल से लोगों के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं, तो वो उसके व्यवहार का एक गलत भाग समझाकर गांव वालों के बीच में जाना जाता है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवादों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों में गूंजने लगती है। पैया पड़ू दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाहू रे संवदिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी हिकर रही है। हिकर मतलब चिल्ला रही है, पीड़ा से चिल्लाना। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? यानी जो संवदिया है, हरगोविंद संवदिया, वो लोगों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं, उनकी दुख से दुखी होते हैं। ऐसा ही हुआ तब जब बड़ी बहुरिया अपने दुख को उनके सामने व्यक्त करती हैं और उस संवाद को उनके मायके तक पहुंचाने के लिए कहती हैं, जिसको गांव वाले गलत नज़रिए से पेश करते हैं, उनके व्यवहार को और उनके चरित्र के साथ जोड़ते हुए कि ऐसा तो निठल्ला आदमी ही काम कर सकता है फ्री में, बिना कोई मोल भाव किए और लोगों का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। लेकिन क्योंकि हरगोविंद संवदिया दूसरों की पीड़ा से पीड़ित होते हैं और दुखी होते हैं, तो बड़ी बहुरिया का जो संवाद उनने सुना, सारे रास्ते उनके मन में वो कांटे की तरह चुभ रहा था। जब उन्होंने कहा कि अब मैं वहाँ यहाँ किसके भरोसे रहूँगी, और जो एक नौकर था उनके पास, वो भी कल ये देखकर भाग गया कि अब यहाँ इस बड़ी हवेली में कुछ भी नहीं रह गया है और न बड़ी बहुरिया के पास उसके काम के बदले उसे पैसा देने को पैसा रह गया है। और जो एक गाय भी थी हवेली में, वो भी भूखी प्यासी जो है चिल्ला चिल्ला कर रह रही है। तो इतना दुख अकेली अब वो क्यों झेलें और कैसे झेलें? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बिहपुर में डाकगाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़ कर कहा, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं।
हरगोविंद ने भांप लिया। यानी क्योंकि एक संवदिया थे, तो वो लोगों का चेहरा एक तरीके से पढ़ लेते थे अपने अनुभवों के आधार पर। तो उन्होंने अपने सहयात्री के बोलने के तरीके से और उनका मुंह देखकर जो है ये भांप लिया, ये महसूस कर लिया कि आदमी बहुत चिड़चिड़ा है। इसीलिए उन्होंने उससे और ज़्यादा बात करना अब सही नहीं समझा। यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। और फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा। यानी संवदिया ये चाहते थे कि बड़ी बहुरिया ने जो भी संवाद कहने को उनके मायके में कहने को कहा है, उसको बिल्कुल वैसे ही वो सुना सके। इसी के लिए वो किसी और से अब बात नहीं कर रहे, ताकि वो संवाद को भूल ना जाए और मन ही मन उस चीज़ को, उस बात को, उस संवाद को दोहराते रहते हैं। लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई है, वहाँ वह भी रोएगा। ये इस पंक्ति में बहुत गहरा अर्थ लिया हुआ है। यानी संवदिया होने के नाते एक अर्थ तो यहाँ पर यह है कि एक संवदिया होने के नाते, यानी संदेशों का आदान प्रदान करने वाला होने के कारण, जिस संवाद को जैसा बोला गया है उसको वैसा ही सुनाना उसका धर्म है। तो जैसे जैसे बहुरिया ने जो जो संवाद बोला और साथ में जहाँ जहाँ वो रोई, वैसे ही सुनाना। और दूसरा कि जहाँ जहाँ बहुरिया संवाद कहते हुए रोई, वहाँ वहाँ वो भी रोएगा। कहने का मतलब दूसरा अर्थ यहाँ पर यह है कि जो बड़ी बहू की पीड़ा थी, कि एक वक्त ऐसा भी था कि इस बड़ी हवेली में मालकिन की तरह वो रहा करती थी, हाथों में मेहंदी लगाए और ठाठ से वो अपना जीवन जिया करती थी। और कहाँ आज का जीवन है जो इतनी पीड़ा से जी रही है। तो उस वक्त को याद करते हुए, बड़ी बहुरिया की हालत देखते हुए भी उनको पीड़ा हो रही है, उनको भी रोना आ रहा है। तो इसी के लिए इस पंक्ति में गहरा अर्थ है कि बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहाँ जहाँ रोई हैं, वहाँ वहाँ वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया है। यानी वो पहले भी, क्योंकि बड़ी बहुरिया, बड़ी हवेली की जो बड़ी बहुरियाँ हैं उनका मायका था, तो पहले भी उनका आना जाना इस जगह से हुआ करता था, संवाद लाने ले जाने की वजह से। तो आज जब वो कटिहार जंक्शन पहुंचे हैं, तो उन्होंने देखा कि 15-20 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। गाड़ी पहुंची और तुरंत भोंपे से आवाज़ अपने आप निकलने लगी। थाना बिहपुर, खगड़िया और बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए, गाड़ी लगी हुई है। तो इस तरीके की सूचना देने का काम भी जो है अब स्टेशन पर शुरू हो गया था, जो कि पहले 15-20 साल पहले नहीं हुआ करता था। तब लोग एक दूसरे से पूछ कर जो है आया जाया करते थे। तो ये 15-20 साल में जो बदलाव हुआ वो संवदिया को देखने को मिला। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुराज हुआ है। सुराज मतलब स्वराज, यानी भारत जो है, यानी देश जो है वो आज़ाद हुआ है। इसके पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े और किधर जाए, इस पूछताछ में ही कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई थी। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। यानी बार बार रह रहकर उनको बड़ी बहुरिया द्वारा कहे गए संवाद और उनकी पीड़ा जो है उनके मन में आती है और वो दुखी हो जाते हैं। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है। किस लिए, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊँ। ये संवाद जो कि बड़ी बहुरिया ने संवदिया से कहा था कि उनके मायके तक पहुंचा दे, और यही पंक्तियां उसके जहन में बार बार उठती हैं। थाना बिहपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद का जी भारी हो गया। इसके पहले भी कई भला बुरा संवाद लेकर वह इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी से बड़ी बहुरिया अपने मायके लौट आवेगी, गांव छोड़कर चली जावेगी, फिर कभी नहीं आवेगी। ये सब बातें सोचते हुए संवदिया का मन जो है बहुत ही निराश होता है और दुखी होता है। हरगोविंद का मन कलपने लगा, तब गांव में क्या रह जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो अपनी बड़ी बहुरिया के संवाद को उनके मायके तक पहुंचा देंगे और उनके मायके वाले उन्हें जब ले जाएंगे तो वो भी गांव से चली आएंगे, और फिर गांव में क्या रह जाएगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा।
कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। एक तरीके से उस वक्त पर एक गांव की एक घर की ही सिर्फ इज्जत नहीं हुआ करती थी बहू बेटियां, बल्कि पूरे गांव की इज्जत हुआ करती थी। इसलिए वो ये सोचते हैं कि इस तरीके का संवाद जब वो सुनाएंगे कि बड़ी बहुरिया, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया जो है किस तरीके का जीवन जी रही हैं, तो क्या बीतेगी उन पर, किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाए, कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही हैं। सुनने वाले हरगोविंद के गांव का नाम लेकर थूकेंगे। कैसा गांव है जहां लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छापूर्वक, यानी मन नहीं कर रहा था, फिर भी हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना। राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंदी है, यानी सब खुशहाल है। उधर पानी बूंदी पड़ा है, यानी बरसात हुई है। गांव के लोग हालचाल लेते हैं। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना, यानी जो बड़ी बहुरिया हैं उनके जो बड़े भाई थे उन्होंने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया उनको, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा। जब उन्होंने जान लिया कि वो उनकी बहन के यहाँ से आए हैं, तो उन्होंने अपनी बहन का हालचाल पूछा कि दीदी कैसी हैं। भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, क्योंकि अब मिलना मिलाना हो गया है, तो उन्हें अब वो संवाद भी सुनाना है जो उनको भेजने के लिए कहा गया है। इससे जो है हरगोविंद इस डर से कांपने लगते हैं, उसका कलेजा धड़कने लगता है। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलछलाई हुई आंखें, सिसकियों से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माता को पांवलागी की, पांवलागी मतलब पैर छूकर प्रणाम करने को बोला। बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। माए जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद, यानी माता जी पूछती हैं उनकी, बड़ी बहुरिया की माँ जो है वो पूछती हैं कि कोई संवाद लाए हो। संवाद, यानी वो पहले से परेशान थे। जब उन्होंने पूछा कि कोई संवाद लाए हो, तो चौंक कर, हैरान होकर, परेशान होकर, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा संवाद वो कैसे सुनाए, तो से उनका जो भाव है वो प्रकट होता है। संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिरसिया गांव आया था, तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों का दर्शन कर लूँ। यहाँ संवदिया जो हैं बड़ी बहुरिया की माँ से झूठ बोल देते हैं कि वो पास के गांव में आए थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर चल के आपके दर्शन कर लूँ। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हो तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ। यानी यहाँ बड़ी बहुरिया की जो माँ है वो बताती हैं कि वो अपने बेटे से बोलती है कि जाकर अपनी बड़ी दीदी को अपनी ले आओ, यहीं रहेंगी। वहाँ अब क्या रह गया, यानी माँ जो है वो जानती हैं कि उनके देवर देवरानियाँ जो हैं शहर में जाकर बस गए हैं, और जो उनके जिनसे उनकी बेटी का ब्याह हुआ था, किस तरीके से उनका देहांत हो गया, वो भी वो सब जानती थी। तो वो बोल रही थी कि मैं तो चाहती थी कि बेटी यहाँ कर रहे, अब वहाँ रह भी क्या गया है। ज़मीन जायदाद तो सब चली ही गई, तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेता, मेरी बेटी अकेली ही है वहाँ। नहीं माए जी, ज़मीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है, जो है वह वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही, यानी कहने का मतलब है कि अगर बड़ी हवेली टूट भी गई है तो क्या हुआ, है तो बड़ी हवेली ही। स्वांग नहीं है, ये बात ठीक है, मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। यानी बड़े यहाँ पर संवदिया जो है एक बड़ी बहुरिया के विषय में जानकारी देते हुए एक परिवार का हिस्सा होकर उनके विषय में जानकारी देते हैं कि उन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं है, और इस तरीके से उनका जो है अच्छे हालचाल की जानकारी देना ही चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी माता को उनके दुख की खबर सुनाकर उन्हें भी पीड़ा पहुंचाए और अपने गांव की बेइज्जती कराए। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी। ये देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हाथ हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। यानी ये सब जलपान करते हुए, बातें करते हुए,
संवदिया को बड़ी बहुरिया का ख्याल उनके मन में बार बार आता रहता है। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई हूँ, यानी उनका दुख, उनकी पीड़ा जो है बार बार उनके मन को बेचैन कर रही है। कर्ज उधार अब कोई देता नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं, माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ, खाते क्यों नहीं? माँ जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। भरे, अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया, क्योंकि बड़ी बहुरिया का ख्याल बार बार उनको मन में पीड़ा पहुंचा रहा था। संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, यानी इसके बाद जो है संवदिया खूब खाना खाता है और बहुत ही गहरी नींद में सोता है। किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। ये उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? वह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माए जी, आपकी इकलौती बेटी बहुत कष्ट में है, आज ही किसी को भेजकर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा है भाभी के बच्चों की जूठन खाकर वह एक कोने में पड़ी रहेगी। ये सब बातें संवदिया अपने मन ही मन सोच रहा था कि सुबह उठ के वो सब कुछ सच माताजी को बता देगा। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई, क्योंकि उन्होंने बड़ी बहुरिया की माताजी से झूठ बोला था और सही संवाद नहीं सुनाया था। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती, आंसू पोंछती हुई। सुबह उठकर उसने दिल को कड़ा किया। वह संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, 1 आध दिन रहकर मेहमानी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरा में मैं बड़ी बहुरिया के साथ आऊँगा, तब डट कर 15 दिनों तक मेहमानी करूँगा। रात भर ना सो पाने की वजह से कि उन्होंने माता जी से झूठ बोला, और सुबह वो दिल कड़ा करके ये अपने मन में ख्याल आते कि वो संवदिया है, उनका धर्म बनता है कि वो एक एक शब्द सच बतलाते हुए माता जी को सब सच बता दे। लेकिन सुबह क्या होता है कि वो फिर से नहीं बता पाते, और माता जी को ये आशा दिलाते हैं कि दशहरा पे बड़ी बहुरिया को साथ लेके आएंगे और तब 15 दिन वो डट कर यहाँ पर रहेंगे और मेहमानी करवाएंगे। बूढ़ी माता बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी, सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, राह खर्च तो है? यानी कि जो बड़ी बहू है, बड़ी बहुरिया हैं, उनके बड़े भाई ने उनसे पूछा, किससे? संवदिया से, कि तुम्हारे पास राह का खर्च तो है ना? हरगोविंद बोला, क्योंकि बड़ी बहुरिया ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आते वक्त माँ जी से राह खर्च ले लेना। और संवदिया जो है वो राह खर्च यहाँ पर आकर भी नहीं मांगते, और जो वहाँ मिला था बड़ी बहुरिया को वापस लौटा दिया था। लेकिन बड़े भाई ने उनसे पूछ लिया कि राह खर्च तो है ना? हरगोविंद बोला, भैया जी, आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं है। और इस तरीके से संवदिया जो है वहाँ पर भी राह खर्च नहीं लेते। स्टेशन पर पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया, उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा, और यदि चौनी नकली साबित हुई तो सैमापुर तक ही। बिना टिकट के वह स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख गया, यानी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो वापस गांव सही से जा सके। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा, कि आहो रामा, नैहरा को सुख सपन भयो अब, देश पिया को डोलिया चली, भाई रो मती, यही कर्म की गति। यानी वहाँ पे सूरदास का ये गीत सुनने को मिलता है कि राम को याद करते हुए कि नैहरा को सुख सपन भयो भैया, यानी नैहर मतलब मायका का जो सुख था अब वो सपना हो गया है भैया। देश पिया को डोलिया चली, यानी अब पिया के देश को डोली अब चल पड़ी है। भाई रो मती, यानी अब पिया के देश में ही जो स्थिति में जीना कर्म में लिखा है वही जीना पड़ेगा।
इसलिए भाई रो मत, यही जो है कर्म की गति है, यही कर्म के अनुसार भोगना है। और यही गीत सुनते हुए हरगोविंद राह बिताता है। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी, यानी बड़ी बहुरिया का ख्याल उनके मन में फिर से आने लगा। उनका रोता हुआ चेहरा और उनके संवाद, किसके लिए इतना दुख सहूं। 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंच गया। भोपे से आवाज आ रही थी, बैरागदी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट है। जलालगढ़ 20 कोस, बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? पैदल ही जाएगा। यानी संवदिया के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जलालगढ़ तक किराया देकर जा सके। तो उसने ये सोच लिया है कि 20 कोस कोई बहुत दूर की जगह नहीं है, इसलिए वो अब पैदल ही चला जाएगा। और इतनी दूर की यात्रा वो अब पैदल करता है। लेकिन ना तो वो बड़ी बहुरिया से राह खर्च लेता है और ना ही उनके मायके में उनके बड़े भाई से। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंकों पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया को डबडबाई हुई आंखें उसके गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रहूंगी। 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जाहू रे संवदिया, यानी हमारा संवाद भी ले जाओ हे संवदिया। लेकिन ये कहाँ चला आया हरगोविंद? ये कौन सा गांव है? पहली साँझ में ही अमावस्या का अंधकार। किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है। कहाँ से आ गई नदी? नहीं, नदी नहीं, खेत हैं, ये झोपड़े हैं, ये हाथियों का झुंड। ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूल कर न जाने कहाँ भटक गया। और इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा है? वह गाड़ी में है या धरती पर? यानी अपनी सुध बुध जो है अब खो बैठा है। एक तो बड़ी बहुरिया का दुख मन में उसको, हरगोविंद को, संवदिया को पीड़ा पहुंचा रहा है। दूसरा 20 कोस पैदल चलना। तीसरा भूख के मारे परेशान होना। और इस तरीके से संवदिया अपने सुध बुध खो बैठता है। हरगोविंद भाई आ गए? बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई, क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो। हाँ, पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूँगा, तुम्हारा सब काम करूँगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गाँव छोड़कर चली गई, चली तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। यानी आखिर में इस कहानी में ये बताया जाता है कि किस तरीके से बड़ी बहुरिया, बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया के दुख से पीड़ित हरगोविंद किस तरीके से 20 कोस पैदल मजबूरी में चला आता है, पैसे न होने की वजह से। भूखा प्यासा तड़पता हुआ बेहोश सा हो जाता है। लेकिन जब वो बेहोशी की हालत में बड़ी हवेली तक पहुंच ही जाता है तो आंखें जब वो खोलता है तो बड़ी बहुरिया को पाता है और बड़ी बहुरिया से अपनी गलती के पछतावे के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, आपने जो संवाद भेजा था, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि संवदिया ने अपना संवाद नहीं सुना पाया। मुझे माफ़ करो, तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ और मैं अब निठल्ला नहीं बैठा रहूँगा। तुम जो बोलोगी मैं वो करूँगा और तुम्हारी सेवा करूँगा। बोलो, तुम गाँव छोड़कर तो नहीं जाओगी? और इस गांव की लक्ष्मी अगर गांव छोड़कर चली गई तो इस गांव का क्या होगा? बड़ी बहुरिया
उनके द्वारा अपनी माँ के माध्यम से भेजा हुआ जो बासमती का चिड़वा होता है उसे दूध में मसल कर संवदिया को खाने को देती हैं। और इस तरीके से ये बताया जाता है कि संवाद भेजने के बाद से ही, यानी जब संवाद भेजकर उन्होंने संवदिया को विदा किया था, तभी से उनके मन में पछतावा हो रहा था कि वे बड़ी हवेली को छोड़ने की बात कह भी कैसे रही हैं। यानी उनका अपनापन जो उस बड़ी हवेली के साथ था उसको छोड़ने की बात पर अब उन्हें भी पछतावा हो रहा था। यानी मन ही मन बड़ी हवेली को ना छोड़ पाने का निर्णय ले चुकी थी और मन ही मन वो भी इस निर्णय पर अब खुश थी कि वो नहीं जाना चाहती हैं। और यही चीज़ संवदिया भी चाहता था और संवदिया के अनुसार जैसा कि वो चाहते थे, अब बड़ी बहुरिया जो है अपने गांव को, अपने परिवार को और अपनी बड़ी हवेली को अब छोड़ कर नहीं जाती और संवदिया उनके सेवक के रूप में उनकी सेवा करेगा, ऐसा वादा उसने भी बड़ी बहुरिया से किया। और इस तरीके से कहानी का अंत यहाँ होता है। तो आशा करती हूँ यहाँ पर पाठ जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 1, संवदिया कहानी का प्रतिपाद्य क्या है? संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन यानी गहरी और विलक्षण पहचान हुई है, अनोखी पहचान हुई है। इसमें असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की और उसके दुख और करुणा की, पीड़ा और यातना की सूक्ष्म पकड़ हुई है। यहाँ पर जो प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि जो संवदिया कहानी हमने पढ़ी, जैसा कि इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, समरी भी दी गई है, उस कहानी के जरिए हमें पता लगता है कि जो संवदिया है, पहली बात तो संवदिया कौन होता है, उसका कार्य क्या होता है और कैसे बड़ी बहू का जो संदेश है उसके मायके तक पहुंचाने का काम हरगोविंद को करना होता है। लेकिन वो अपने गांव की इज्जत बचाने के लिए, और क्योंकि बड़ी हवेली की जो बड़ी बहू है उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, उनकी माँ की तरह होते हैं, तो इस तरीके से मायके तक उनके दुख को पहुंचाने की बजाय वो कसम खाते हैं कि अब वो उनको कोई दुख नहीं होने देंगे। तो ये सब कहानी हमें सुनने को और देखने को, पढ़ने को मिलती है। तो ये जो कहानी का प्रतिपाद्य हमें यही बताता है इस कहानी के जरिए कि जो ये कहानी में, संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना यानी इंसान जो इमोशनल होता है, अपनी भावनाएं जो एक दूसरे से शेयर करता है, उसकी गहराई को दिखाता है और उसकी अनोखी पहचान भी करते हुए दिखाया है। इसमें एक स्त्री का जो इस चित्रण किया गया है बड़ी बहू के तौर पर, वो एक असहाय स्त्री के तौर पर, सहनशील नारी मन के तौर पर दिखाई गई है, उसके कोमल तंतु की पहचान की गई है। यानी कि स्त्री जो होती है वो कितनी असहाय हो जाती है, सहनशील होती है, और उसके नारी मन का जो कोमल तंतु यानी कि वो मन से कितनी कोमल होती है उसको दिखाया गया है। साथ ही उसके दुख और करुणा की, पीड़ा और यातना की, यानी उसके जीवन में जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, समस्याएं हैं उसकी भी सूक्ष्म यानी कि बड़ी ही बारीकी से उसकी पहचान यहाँ पर की गई है। इस कहानी में रेणु जी, जो कि इस कहानी के रचनाकार हैं, उन्होंने बड़ी बहुरिया की जो पीड़ा है, उनकी जो दर्द है, उनकी जो समस्या है, उसको भीतर, उसके भीतर के जो हाहाकार है उसको संवदिया के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की है। तो भीतर का हाहाकार क्या है, यानी आंतरिक रूप से परेशान होना, डिस्टर्ब होना। तो जो उनके मन में यातनाएं थी, पीड़ाएं थी, उसका जो हाहाकार है, किस तरीके से उस यातना पीड़ा को एक लंबे समय से वो सह रही है, किसी तरीके से जी रही है, लेकिन एक वक्त पर वो हार जाती है और संवदिया के जरिए अपने मायके तक अपनी उस दुख, दर्द, पीड़ा को बांटने के लिए भेजती है। और किस तरीके से कहानी में हम आगे देखते हैं कि संवदिया क्या क्या करता है, और उसके बाद वो कसम खाता है कि वो बड़ी बहू को दुख और नहीं दुख होने देगा। और इस तरीके से यहाँ पर हम नारी मन को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं। जो इंसान की मानवीय संवेदनाएं हैं उसकी गहराई और उसकी विलक्षण जो पहचान हुई है उसको देखा है। तो संवदिया कहानी के जरिए हमें नारी के विषय में जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 2, बड़ी बहुरिया का जो संवाद है, हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका? यहाँ पर जो पाठ का नाम है संवदिया, जो हमारे संवादों को पहुंचाता है। कई बार हमने सुना है कि जो चिट्ठी पत्र है उनको एक जगह से दूसरी जगह डाकिए द्वारा पहुंचाया जाता है। ऐसे ही संवदिया होते हैं जो आपकी बातों को एज इट इज, जिस भाव के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ आप उसे या आप उस तक पहुंचा रहे हैं, ट्रांसलेट नहीं बल्कि उस तक उसे डायरेक्ट पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसको एज इट इज उसे पहुंचाना है, वो संवदिया होता है। और संवदिया का रोल जो यहाँ पे प्ले कर रहा है वो है हरगोविंद। तो बड़ी बहुरिया का जो संवाद है, हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचाता है?
बड़ी बहुरिया की जो मानसिक पीड़ा है और यातना, मानसिक पीड़ा यानी दिमागी तौर पर वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा पीड़ा यातना में है, और उसी पीड़ा यातना को शेयर करने के लिए वो अपने मायके तक ये बात पहुंचाना चाहती है, जिससे कि कोई ना कोई सहारा मिल सके। तो जो बड़ी बहुरिया है, उसकी मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरह समझ गया था। उसके मायके पहुंचकर वहाँ का जो खुशनुमा वातावरण था और आव भगत थी, उसको देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि इससे हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती हुई दिख रही थी तथा लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी जो है वो सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। उसकी वेदना का समाचार वह किस मुंह से सुनाएगा। और इस कारण से हरगोविंद जो कि संवदिया है, वो बड़ी बहुरिया के संवाद को उनके घर तक, उनके मायके तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि उनकी मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद पहचान तो गया है, लेकिन उनके मायके में जो खुशनुमा माहौल हो वो उसको खराब नहीं करना चाहते हैं। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये कि उनके गांव की बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, कि उनके घर में, उनके गांव में आने वाली जो बहू बेटियां हैं वो किस तरीके से यातना और पीड़ा सह रही होती हैं। तो इन सब बातों को सोचते हुए वो कसम खाता है कि अब बड़ी बहू को वो दुख नहीं होने देगा और काफ़ी मेहनत करेगा, और इस तरीके से वो वहाँ पर वो दुख और पीड़ा जो है मायके तक नहीं पहुँचाता है। प्रश्न नंबर 3, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा? जब वो गाड़ी पर सवार हो जाता है तो उसके बाद जो संवदिया है यानी हरगोविंद, उसके मन में कांटे की चुभन का अनुभव हो रहा था। यानी असल में कांटे नहीं चुभ रहे थे मन में, यानी कि जिस तरीके से कांटे की चुभन जो है महसूस होती है, वैसे ही कोई बात जो है उसे चुभ रही थी, उसे परेशान कर रही थी। तो कांटे की चुभन का मतलब यहाँ पर होना परेशान होने से है। अब वो उससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय सोचता है? तो गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया जो है उसको पुराने दिनों की याद आती है। बड़ी बहुरिया के दुखी जीवन को देखकर उसका कलेजा जो है मुंह को आ रहा था। यानी कि एक वक्त था जब बड़ी बहुरिया, उनका आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो जिस तरीके का जीवन था उन्होंने देखा हुआ था, और किस तरीके से बड़ी हवेली की जो बड़ी बहू हैं उनके साथ उनके प्रभाव से जो वहाँ की नाउन भी हुआ करती थी, वो भी उनके हाथों में मेहंदी लगाकर इतना कमा लिया करती थी जिससे कि उनका पूरा परिवार पल जाता था। एक वक्त ऐसा भी था। लेकिन आज बड़ी बहुरिया जो है जिस मानसिक स्थिति में है, जिस दुख और पीड़ा को वह सह रही हैं, उसे देखकर उनके जीवन को देखकर जो है हरगोविंद यानी संवदिया का जो कलेजा है वो मुँह को आ रहा है। यानी उनके दुख को महसूस करके वो परेशान हो रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि वहाँ करने क्या जा रहा है, क्या यह उचित है? इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हरगोविंद ने पास बैठे यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, ये गाड़ी थाना बिहमपुर रुकती है या नहीं? जबकि उसके जवाब से हरगोविंद ने भांप लिया कि वह व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव वाला है और उससे आगे कोई बातचीत नहीं हो पाएगी। और इस तरीके से वो बड़ी बहुरिया के विषय में सोच कर जो है उसके मन में ये बातें कांटे की तरह चुभ रही थी, परेशान कर रही थी। और उसने यही उपाय सोचा कि वो किस तरीके से साथ में बैठे यात्री से जो वार्तालाप है वहीं पर रोक देता है, चिड़चिड़े स्वभाव का है और आगे बातचीत नहीं होती है। प्रश्न नंबर 3, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? जब हरगोविंद वापस आता है गांव बड़ी बहुरिया के पास यानी जलालगढ़ पहुंच जाता है, तो वो क्या संकल्प लेता है? इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है? बड़ी बहुरिया के संवाद को वो उनके मायके तक नहीं पहुंचाते, क्योंकि इससे गांव की इज्जत खराब होगी। और बड़ी बहुरिया का जो एक अच्छा वक्त था उन्होंने वो भी देखा था। आज अगर वो परेशान है तो उसको देखकर संवदिया यानी हरगोविंद भी परेशान है, और उस दुख को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए वो संकल्प लेता है। और संकल्प लेने से उसके चरित्र की कौन सी विशेषता सामने आती है वो भी इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने ये संकल्प लिया कि अब वह उसे कोई कष्ट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर हरगोविंद जो है संकल्प लेता है कि बड़ी बहुरिया को अब किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देगा। अब वह बड़ी बहुरिया का सारा काम करेगा। बड़ी बहुरिया जो है उसकी माँ के समान है, सारे गांव की माँ है। अब उसे गांव छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव से हरगोविंद की जो कर्तव्य निष्ठा है, यानी वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो ये उसके चरित्र की पहली विशेषता है। तथा स्वामी भक्ति भी है, यानी जो उसका रखवाला है, जिसका वो सेवक है, वो उसकी भक्ति करता है। एक वक्त पर बड़ी बहुरिया ने अपने आर्थिक और सामाजिक तौर पर बड़ी लोगों की मदद की हुई होती है, तो अगर आज बुरा वक्त है तो वो उसको भूल कर उनको इग्नोर नहीं करेगा। तो अपनी स्वामी भक्ति को भी यहाँ पर दिखाता है। तो ये उसकी दूसरी विशेषता है, उसकी भावना को उद्घाटित करता है, जो उसके चरित्र की और भी अधिक, उसके चरित्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता हुआ दिखता है। अगला प्रश्न हमारे सामने, संवदिया की क्या विशेषता है और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है?
तो संवदिया जो है, इस पाठ के माध्यम से जब हम संवदिया के विषय में पढ़ते हैं तो उसकी क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है और गांव वाले जो है संवदिया के लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार वो रखते हैं, क्या अवधारणा बनाते हैं। संवदिया वातावरण सूंघकर ही संवाद का अनुमान लगा लेता है, यानी जिस किसी ने भी अपने संवाद को पहुंचाने के लिए बुलाया होता है वो माहौल को देखकर ही समझ जाता है कि सूंघकर मतलब महसूस करना, उसका अनुमान लगा लेता है कि कैसा संवाद उसे मिलने वाला है। वह बहुत भावुक है, इमोशनल है, वह एक संवेदनशील एवं समझदार भी व्यक्ति है, वह ईमानदार है और दूसरों का मददगार है। यानी कि जो संवदिया है वो संवेदनशील व्यक्ति है, भावुक भी है, ईमानदार है, दूसरों की मदद भी करता है, वह चतुर है, चालाक भी है। गांव वालों के मन में संवदिया की जो ये अवधारणा है कि वह निठल्ला है, कामचोर है और पेटू आदमी ही संवदिया का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो संवदिया पाठ है उसके माध्यम से पता लगता है कि जो हरगोविंद है वो स्वभाव से तो भावुक व्यक्ति है, संवेदनशील भी है, समझदार है, चालाक है, ईमानदार भी है और दूसरों की मदद भी करता है। लेकिन जो गांव वाले हैं वो संवदिया की से संबंधित जो अवधारणा रखते हैं वो ये कि संवदिया वही बनता है जो निठल्ला होता है, जो काम नहीं करना चाहता है, कामचोर होता है, जो पेटू होता है। तो ऐसे आदमी ही जो है संवदिया का कार्य करते हैं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, बिना मजदूरी के ही जो संवाद पहुंचाता है वह औरतों का गुलाम होता है। तो गांव वाले जो है संवदिया के विषय में ऐसी अवधारणा रखते हैं। यहाँ पर पाठ से आपको एक पंक्ति दी गई है, पैराग्राफ, बड़े भैया के मरते ही जैसे सब। तो इस पंक्ति को यहाँ से लेकर बेचारी बड़ी बहुरिया यहाँ तक जो है इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये पाठ जो है संवदिया से लिया गया है, उसका ये पैराग्राफ है और लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो इसका संदर्भ जो है इस प्रकार है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पति की मृत्यु के पश्चात उसके भाइयों में परस्पर गृह कलेश को बताया है। तो संदर्भ में हमें ये बताना है, प्रसंग में हमें ये पाठ किस पाठ से लिया गया है वो और इसके लेखक, और संदर्भ में हमें बताना है कि इस पूरे पैराग्राफ में एक ओवरऑल व्यू जो है वो क्या है, कि पूरे इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि बड़ी बहुरिया की जो आर्थिक स्थिति वो खराब होगी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद भाइयों में परस्पर गृह कलेश होता है। व्याख्या इस प्रकार है कि बड़ी बहुरिया के जो पति हैं उसकी मौत के बाद घर की रौनक ही चली गई, परिवार बिखर गया क्योंकि सारी संपत्ति का बंटवारा सभी भाइयों ने आपस में कर लिया। तो बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु होने के बाद घर जो है बिखर जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, भाइयों में तकरारें होने लग जाती हैं और गांव छोड़कर सब चले जाते हैं। बड़ी बहुरिया के पास अब मायके जाने के अतिरिक्त और कोई भी चारा नहीं रह गया, ना ही कोई स्थान रह गया। बड़े भैया की मृत्यु के पश्चात घर का जो हाल हुआ वह बहुत ही कष्टदायी था। वे केवल एक बेचारी बनकर अब रह गई। कौन? बड़ी बहुरिया। उसकी भावनाओं की अब किसी को कद्र भी नहीं रही, कोई कद्र नहीं करता। तो ये जो पैराग्राफ है इससे ये अर्थ निकलता है। इसमें जो भाषा विशेष है वो इस तरीके से है कि भाषा जो है वो लोक जीवन से जुड़ी आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है, यानी जिस जगह से संबंधित ये कथा है वहाँ से जुड़ी हुई ये आंचलिक भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शब्द भंडार, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। लोकोक्ति या मुहावरा, खेल खत्म हो जाना, दावा करना, लीला करना, ये इस पैराग्राफ में जितने मुहावरों का प्रयोग हुआ है इसका यहाँ पे वर्णन हुआ है। शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। गुण, प्रसाद गुण है। भाषा का प्रवाह क्या है? मन की पीड़ा, यातना का मार्मिक वर्णन करने की भाषा सहायक सिद्ध हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर संवदिया पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। इसी तरीके से चैनल पर आप विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर सभी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो जरूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली